हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप खुद का अपना एक अच्छा सा फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं बिना किसी भी एक्सपर्ट के हेल्प के। तो इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है आप खुद से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए अपडेट्स आप तक आएंगे। देखिए, बहुत लोगों के दिमाग में ये मीथ है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ उनको करना चाहिए जो कि टैक्स पेयर्स हैं, जिनको टैक्स देना होता है, मे बी वो गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। फाइनेंशियल प्लानिंग हम सबको करना चाहिए, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेसमैन हो। देखिए, जो सैलरीड क्लास है उनको तो करना ही चाहिए, उसके साथ साथ आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर बिजनेसमैन हो, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा हमारा नीड्स होता है। जैसे मान लीजिए रिटायरमेंट प्लान है, तो ऐसा नहीं है कि जो जॉब में है वही रिटायर करेंगे। रिटायर हमें ये मानना चाहिए, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर हम बिजनेसमैन हो, हमें ये मानना चाहिए कि 60 के एज में हम सब रिटायर करेंगे। उस हिसाब से अभी से आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, अपने रिटायरमेंट गोल्स को आप बहुत अच्छे से अचीव कर लेंगे। उसके साथ साथ हो सकता है आपका कुछ शॉर्ट टर्म का गोल हो या फिर लॉन्ग टर्म का गोल हो। उन सारे गोल्स को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोगों को अभी से ही स्टार्ट करना चाहिए। और याद रखिएगा, जितना जल्दी हम लोग अपना फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, उसका उतना ज्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें मिलता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट ध्यान रखिएगा, क्या होता है कि आज मान लीजिए कोई 21 साल का बंदा है, वो आज के डेट में मान लीजिए उसका कहीं जॉब लगा और वो आज से ही अपना 21 के एज से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करता है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को और अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। और एक बंदा है जिसको लगा कि नहीं, अभी लाइफ एंजॉय करते हैं, अपने 40s में जाकर के उसको लगता है कि अब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। तो एक 21 साल के एज में जिसने स्टार्ट किया और एक 40 साल के एज में जिसने स्टार्ट किया, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि 21 साल का जो बंदा है जिसने 21 साल के एज से ही फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट किया था, उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। ऑब्वियसली टाइम का जो इफेक्ट होता है ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट, उसका बहुत फर्क पड़ता है इस फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बेसिक थंब रूल होता है 50-30-20। हम लोग क्या करेंगे कि अपने डिस्कशन को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने के लिए दो पार्ट में लेकर के चलेंगे। पहला जो हमारा पार्ट होगा वो उस एज ग्रुप को फोकस करेगा जिनका की एज 21 to 30 ईयर्स है, और दूसरा जो हमारा एज ग्रुप है वो है 31 to 60 ईयर्स, यानी जो 21 और 30 साल के बीच के लोग हैं और 31 और 60 साल के बीच के लोग हैं। दोनों का जो सोचने का तरीका होता है, प्रायोरिटी होता है, वो अलग होता है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए किसी का जॉब 21-22 साल के एज में लग गया, तो उस समय उसका प्रायोरिटी हुआ कि चलो नया फोन लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है नए लैपटॉप्स लेने हों उनको, हॉलीडेज पे जाने हों। क्योंकि वहां पे क्या होता है, उनको लगता है अभी तो बहुत मेहनत करके आए हैं, जॉब लगा है, चलो लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है ना, डिजायर्स, वहां पे उनका जो डिजायर वाला पार्ट होता है वो ज्यादा होता है। क्योंकि बिल्कुल ये प्रैक्टिकल चीज है, नए नए वो कॉलेज से आते हैं, 21-22 साल के एज में अगर उनका जॉब लगा है तो ऑब्वियसली वो लाइफ को एंजॉय करेंगे, करना भी चाहिए। उस समय उनका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट कम रहता है, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा बस यही है कि उसी समय से डे वन से ही आप नो डाउट कम रखिए परसेंटेज अपना इन्वेस्टमेंट का, लेकिन कुछ जरूर इन्वेस्टमेंट वहां से कीजिए। क्योंकि उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा वो ऑब्वियसली आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने 21 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑब्वियसली उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू जब आप लेट से करते हैं तो वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर दो पार्ट में अपने डिस्कशन को रखा है, और अकॉर्डिंगली हम लोग थंब रूल जो अपना है वो भी हम लोग अकॉर्डिंगली दोनों एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग रखेंगे। क्योंकि दोनों का प्रायोरिटी अलग होता है, दोनों का सोचने का तरीका अलग होता है, और दोनों का जो फोकस होता है इन्वेस्टमेंट के टुवर्ड्स वो भी डिफरेंट होता है। कोशिश यही इस वीडियो के माध्यम से कि इस एज ग्रुप को भी, 21 to 30 ईयर्स वाले एज ग्रुप को भी, इन्वेस्टमेंट के जो फायदे हैं इनिशियल स्टेज पे अगर आप करते हैं तो वो समझ में आ जाए। तो चलिए, अगर आप 21 to 30 ईयर्स के बीच में फॉल करते हैं तो आपका जो भी इनकम हो, डजेंट मैटर आप कहां से वो पैसा कमा रहे हैं, मे बी आपको सैलरी के रूप में मिल रहा हो, या मे बी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उतना पैसा जनरेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बिजनेसमैन हो। लेकिन हम लोग आज अपना जो डिस्कशन लेकर के चलेंगे वो सैलरी इनकम को लेकर के ही चलेंगे। लेकिन आप अगर बिजनेसमैन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप भी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं उसी के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए, एज ग्रुप अगर आपका 21 to 30 ईयर्स है तो इसमें जो आप
पैसा जो आप जनरेट करेंगे, इनकम जो जनरेट करेंगे, उसका 50% जो है वो अपने नीड्स के टुवर्ड्स, यानी जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फूड हो गया, रेंट हो गया, अगर आप रेंट पर रहते हैं तो रेंट भी देना है, मे बी आपने लोन लेकर के घर बना लिया हो या खरीद लिया हो, तो लोन का जो ईएमआई है उसको हम लोग रेंट के साथ ही दिखा रहे हैं, रेंट या फिर ईएमआई। उसके अलावा बहुत सारे आपके बिल्स हो सकते हैं, टेलीफोन का बिल्स होगा, डीटीएच रिचार्ज होगा, टेलीफोन के साथ साथ इंटरनेट का होता है रिचार्ज, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं आपके, तो उसका जो बिल है उसका पेमेंट करना होगा। एडुकेशन यानी मे बी आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी खर्चा करना है, तो वो सब आपका बेसिक नीड्स है, उसको हम लोगों ने 50% वेटेज दिया है आपके इनकम का, ठीक है। उसके बाद 30% वेटेज आपको दिया गया है डिजायर्स के ऊपर, मे बी आपको नया फोन लेना हो, नया लैपटॉप लेना हो, नया कार लेना हो, हॉलीडेज पे जाना हो, घूमने जाना हो, तो अकॉर्डिंगली आप हर महीने जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उसका 30% आप इन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए सेव कीजिए, वहां पे रखिए। और 20% जो आपका होगा वो इन्वेस्टमेंट में आपको देना होगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हो सकता है, पीपीएफ है, एनपीएस है, एफडी है, आरडी है, इंश्योरेंस है, तो आपको अकॉर्डिंगली 20% अपने इनकम का अपना रखना होगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो अकॉर्डिंगली अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। मान लीजिए आपको जो सैलरी मिलती है वो इन हैंड 30,000 है, ठीक है। 30,000 रुपए आपके पास इन हैंड पैसा वहां पर आ रहा है। मे बी अगर आप सैलरीड नहीं हो तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि आप बिजनेस से पर मंथ 30,000 जनरेट करते हैं। कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे 30,000 का एग्जांपल लिया है, और एज ग्रुप 21 टू 30 ईयर्स, यानी यहाँ पर आपको 50%, याद कीजिए इस स्लाइड में हम लोगों ने बताया था, देखिए 50% आपको रखना है नीड्स के लिए, फूड हो गया, रेंट हो गया, बिल्स, एडुकेशन, इन सब के लिए 15,000। उसके बाद 9,000 पर मंथ आपको रखना है अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, मे बी आपको नया फोन लेना हो जिसका की कॉस्ट है 45,000, तो आपको अकॉर्डिंगली 5 महीने अपने सैलरी में से 9,000 रुपए सेव करने होंगे, तो आप 45,000 का एक नया फोन ले सकते हैं। मे बी आपको लैपटॉप लेना हो, 27,000 रुपए का एक लैपटॉप हो, मे बी तो 3 महीने आपको सेव करने होंगे 9,000, तो ये अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद 6,000 रुपीज यानी 20% ऑफ योर इनकम, 30,000 रुपए का 20% यानी 6,000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट में करना होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से रखना होगा। तो हम लोग वीडियो के आगे आपको बताएंगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इस 6,000 को भी कैसे आपको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड एज ग्रुप जो अपना है, जिसमें हम लोग 31 ईयर्स टू 60 ईयर्स को कवर करेंगे। इसमें जो हम लोग थंब रूल अप्लाई करेंगे वो होगा 50-10-40, यानी देखिए जो नीड्स है, जो आपका बेसिक नीड्स है, वहां पे हम लोग कटौती नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम लोग 50% ही रखते हैं। लेकिन जो अपना डिजायर्स वाला पार्ट है, जहां पर हम लोगों को ज्यादा वहां पे वेटेज दिया गया था, यानी 30% का वेटेज था, उसको अब घटा करके 10% कर दिया गया है। और जो पहले आपका इन्वेस्टमेंट का जो शेयर था, परसेंटेज था, वो 20% था, उसको अब बढ़ा करके 40% कर दिया गया। यानी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस एज ग्रुप के लिए बेसिक जो नीड्स है, जिसमें कि आपका फूड हो गया, रेंट, ईएमआई, उसके साथ जो भी आपके बिल्स हैं, और बच्चों के शिक्षा के ऊपर जो खर्चा करना है, एडुकेशन के ऊपर, उसको हम लोगों ने एज इट इज इंटैक्ट रखा है, उसको नहीं छुआ गया है, उसको वैसे ही रखा गया है, 50% ही रखा गया है। और हम लोगों ने कहां पर कम किया है, वो किया है डिजायर्स के ऊपर, क्योंकि अब आप चूंकि मैच्योर ज्यादा हो गए हैं और यहाँ पे आप अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नया फोन बार बार नहीं बदलेंगे, नया लैपटॉप बार बार नहीं बदलेंगे, हॉलीडेज जाएंगे थोड़ा कम जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वहां से जो सेव करेंगे उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पर बढ़ा करके इन्वेस्ट अप करेंगे। और यहां पर अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि इस एज ग्रुप को कैसे अपना ये जो नीड है, डिजायर्स है और इन्वेस्टमेंट है, कैसे अपना वहां पर अलग अलग कैटेगरीज में कितना शेयर कैसे देना है। देखिए इस एज ग्रुप के लिए हम लोगों ने जो सैलरी रखा है इन हैंड 50,000 रखा है। अगर आप सैलरीड है तो मे बी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 50,000 मान लीजिए आप जनरेट कर रहे हो रेवेन्यू। अगर आप मान लीजिए बिजनेसमैन है तो मान लेते हैं कि आपका 50,000 रुपए का प्रॉफिट है बिजनेस से हर महीने, और आप इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं 31 टू 60 ईयर्स। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप 50% यानी 25,000 फूड, रेंट, ईएमआई, बिल्स और एडुकेशन के ऊपर खर्चा करेंगे, और सिर्फ 5,000 रुपए प्रति महीना यानी 10% ही अपने इनकम का आप डिजायर्स के ऊपर खर्च करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको नया फोन लेना है 50,000 रुपए का, तो आपको 10 महीने
5-5 हजार रुपये सेव करने होंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिजायर्स वाले पार्ट को थोड़ा कम किया है और इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने बढ़ा दिया है। और यहाँ पे 40% जो भी आपका इनकम है यहाँ पर उसका 40% अब आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अब आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आप पीपीएफ में लगाते हो पैसा या एनपीएस में लगाते हो। हम लोग आगे बात करेंगे कैसे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए उसके ऊपर इसी वीडियो में। दोनों एज ग्रुप्स को देखने के बाद अब हम चलेंगे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको कैसे करना है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को हम लोगों ने 4 पार्ट में रखा है। पहला जो पार्ट है वो है इमरजेंसी फंड, दूसरा है आपका प्रोटेक्शन फंड, तीसरा है रिटायरमेंट फंड और चौथा है एडिशनल फंड। तो इस 4 कैटेगरी में हम लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है अकॉर्डिंगली करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अब फिर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 21 टू 30 ईयर्स वाले एज ग्रुप के लोगों के लिए, जिनका इन हैंड सैलरी या फिर इनकम जो है वो 30,000 है। तो अगर आप 30,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं तो इमरजेंसी फंड में सिर्फ 2 ही रखिएगा, एक आरडी रखिएगा और दूसरा सेविंग अकाउंट रखिएगा। क्योंकि देखिए, चूंकि 30,000 ही कमाते हैं तो यहाँ पर हम लोग, आपको याद होगा, सिर्फ 6,000 ही इन्वेस्टमेंट आप कर पा रहे थे। तो इसमें इमरजेंसी फंड में आरडी होता है रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें कि हर महीने आप एक निश्चित अमाउंट बैंक में आप जमा करते हैं और उस पर जो आपको ब्याज मिलता है वो आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1500 रुपए आरडी के लिए रखा है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के लिए, और 1500 रुपए आपको सेविंग अकाउंट में रखना है। मान लीजिए कुछ इमीडिएट रिक्वायरमेंट पड़ गया फंड का, तो आपको वहां पे यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे इस फंड को। देखिए, आरडी को भी हम लोगों ने इमरजेंसी फंड इसीलिए बोला है कि अगर मान लीजिए आरडी में आपका 25,000 या 30,000 रुपए आपके जमा हो गए हैं और आपको अभी तत्काल पैसा का जरूरत पड़ रहा है, तो आप आरडी को भी इजीली तोड़ सकते हैं एज कंपेयर टू अदर योर जो भी आपके प्रोटेक्शन फंड्स हैं या फिर रिटायरमेंट कॉर्पस है, वहां से इजीली नहीं होता है पैसा निकालना। लेकिन इमरजेंसी फंड में अगर आप आरडी या सेविंग अकाउंट में रखते हैं, इनफैक्ट अगर आप एफडी में भी रखते हैं पैसा, तो आप प्री मैच्योर उसका विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ इमरजेंसी फंड में आप आरडी में 1500 रुपए, सेविंग अकाउंट में आप 1500 रुपए रखेंगे। कब? जब हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में सैलरी को या इनकम को 30,000 माना है तब। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन फंड। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पहले हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से व्हाट्सएप के थ्रू एक ओपिनियन लिया था कि कैसे आप अपने सैलरी को या अपने इनकम को यूटिलाइज करते हैं। तो बहुत कम लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में बताया था कि वो इंश्योरेंस लेते हैं या इंश्योरेंस करके रखा है उन्होंने। तो इस बात को याद रखिएगा कि इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस दोनों बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, लोग क्या गलती करते हैं, लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जो एजेंट्स होते हैं वो समझाते हैं और घर में सब लोगों का लाइफ इंश्योरेंस होता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस किसी का नहीं होता। आप अपने घर में भी देखिएगा, जनरली क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस छोटे बच्चों का भी हम लोग कर देते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस किसी का नहीं करते। यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं गलत फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी है, सबके लिए होना चाहिए। फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो चारों का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो जो अर्निंग मेंबर है आपके फैमिली में उनका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, मैंडेटरी है, करना ही चाहिए आपको। देखिए, अगर आप एक 4 व्हीलर खरीदते हैं या 2 व्हीलर खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का एक कार खरीदा या 70,000 रुपए का एक बाइक आप खरीद रहे हैं, तो चूंकि गवर्नमेंट का रेगुलेशन है वहां पे अगर आप नहीं करते हैं तो आपका चालान कटेगा। आप वहां पर इंश्योरेंस लेते हैं, मन से लीजिए या बिना मन से लीजिए, आप अपने 4 व्हीलर का या 2 व्हीलर का इंश्योरेंस लेते हैं, जबकि उसका कीमत 5 लाख या मान लीजिए 2 व्हीलर है तो 80,000 या 70,000 रुपए आपको इंश्योरेंस लेना है वहां पे। दूसरी तरफ ह्यूमन लाइफ जो कि प्राइसलेस है, कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं आप, फिर भी आप वहां पर इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। अब समझिए कि किसी फैमिली में जो मेन मेंबर है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अर्निंग मेंबर, जो कि कमाते हैं फैमिली के लिए, अगर किसी भी कारण से कोई दुर्घटना हो जाए और उनका देहांत हो जाता है, उस केस में समझिए अगर इंश्योरेंस नहीं था उनका, तो फैमिली पे कितना मतलब दिक्कत हो सकता है वहां पे, और उन पे कितना फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए लाइफ इंश्योरेंस जो है वो हर फैमिली में जो की पर्सन है, जो कि अर्निंग मेंबर है, उनका लाइफ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, सो दैट कि उनके नहीं रहने पे जो फैमिली है, जो उनके बच्चे हैं, उस पर फाइनेंशियल बर्डन ना आए और वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो स्ट्रांग रहें, स्टेबल रहें। इसलिए जो भी अर्निंग मेंबर हैं उनका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। और मैक्सिमम बार यही देखा गया है कि घर में
एजेंट समझा देते हैं हम लोग, सबका इंश्योरेंस करवा देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, छोटे बच्चों का भी लाइफ इंश्योरेंस करवा देते हैं। वहां पे कहीं ना कहीं वो आप ज्यादा गलत फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और वहां पे गलत तरीके से आपने इन्वेस्ट करके रखा है। उससे बेटर होता कि हेल्थ इंश्योरेंस आप सबका ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स में अगर कुछ भी किसी की तबीयत खराब होती है और वहां ज्यादा पैसा लगता है, तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होगा तो कहीं ना कहीं वहां पे आप फिर उनका इलाज भी अच्छे से हो पाएगा और आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि लाइफ इंश्योरेंस हमें किसका रखना है, जो हमारे जो अर्निंग मेंबर है उनका लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। और हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा रिटायरमेंट फंड। रिटायरमेंट फंड में एनपीएस होता है, पीपीएफ होता है। तो देखिए, अगर आप ऐसे जगह काम करते हैं जहां पर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा ऑलरेडी डिडक्ट किया जाता है एनपीएस का अमाउंट आपके सैलरी से, और उतना ही अमाउंट आपके एम्प्लॉयर के द्वारा भी कंट्रीब्यूट किया जाता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे आप क्या कीजिए कि एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा लीजिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बोलते हैं। उसमें आप पर मंथ 1000 रुपीज, ज्यादा नहीं 1000 रुपीज ही, अगर आपका 30,000 सैलरी है तो पर मंथ 1000 रुपीज वहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए रिटायरमेंट के हिसाब से, कि आपको बाद में ये 15 साल के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स जो आपके हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप सैलरीड नहीं हैं या फिर ऐसे जगह काम करते हैं जहां पे आपका एनपीएस में डिडक्शन नहीं होता है आपकी सैलरी से, मे बी आप बिजनेसमैन हैं, तो आप क्या कीजिए कि एक एनपीएस अकाउंट खुलवा लीजिए। एनपीएस अकाउंट कोई भी खुलवा सकता है, और साथ में अगर आप एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं तो पीपीएफ अकाउंट छोड़ दीजिए। इस अगर आपका 30,000 का इनकम जनरेट हो रहा है तो दोनों मत खुलवाइए। अगर आपका इससे ज्यादा इनकम है तो आप दोनों खुलवा लीजिए, एनपीएस में भी 1000 इन्वेस्ट कीजिए और पीपीएफ में भी 1000 इन्वेस्ट कीजिए अकॉर्डिंगली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एनपीएस अकाउंट जरूरी है। इससे क्या फायदा होगा कि आप एक निश्चित अमाउंट यहाँ पे जमा कर रहे हैं, और जब आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि जो भी आपका कॉर्पस फंड है उसमें से 60% आप विड्रॉ कर लीजिए वहां पे, और 40% जो उसमें बचा रहेगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलते रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। रिटायरमेंट फंड के बाद आता है एडिशनल फंड। तो इस एज ग्रुप के लिए और इस सैलरी या इनकम पर, यानी 30,000 के सैलरी या इनकम पर, हम लोग यही सजेस्ट करेंगे कि आप ये जो एडिशनल फंड में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाना था उसको यहाँ पर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में है नहीं, गर्ल चाइल्ड है आपके पास और आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 1000 या 2000 जो भी बेसिक अमाउंट है उससे आप ओपन करवा लीजिए। उसके लिए आपको बस करना यही है कि आपका जो डिजायर वाला पार्ट था यहाँ पर, यानी यहाँ जो 9,000 रुपीज जो आप डिजायर्स के लिए रखे हुए थे, इसमें से 1,000 रुपये और कम कर दीजिए, 8,000 ही आप डिजायर्स के लिए अपना इकट्ठा कीजिए, और यहाँ से 1,000 निकाल करके चाहें तो आप एडिशनल फंड में सुकन्या समृद्धि में 1,000 रुपये यहाँ भी इंक्लूड करवा सकते हैं। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। देखिए, जो भी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं ये आपको बस समझाने के लिए है। अकॉर्डिंगली आप चाहें तो अमाउंट को चेंज कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। चलिए, 30,000 तक के सैलरी के लिए हम लोग यही सजेस्ट करेंगे कि जो भी रिस्क वाले फंड्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उसको काइंडली आप चाहें तो इग्नोर कीजिए। यहाँ पर आप 30,000 तक के सैलरी में हम लोग यही सजेस्ट करेंगे कि आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो देख लेते हैं सेकेंड एज ग्रुप के लिए। यानी जो सेकेंड एज ग्रुप हमारा 31 ईयर्स टू 60 ईयर्स है, और इसमें हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि इन हैंड सैलरी कितना है, 50,000 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग इमरजेंसी फंड में जो आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट है वहां पर 3,000 पर मंथ रखेंगे, सेविंग अकाउंट में 3,000 पर मंथ रखेंगे, यानी 50,000 में से 6,000 हम लोग इमरजेंसी फंड्स के लिए रखते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड जो आपका प्रोटेक्शन फंड है, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस है, वहां पर 2,000 रुपये प्रति महीना, और हेल्थ इंश्योरेंस में भी हम लोगों ने 2,000 रुपये प्रति महीना रखा हुआ है। अकॉर्डिंगली मे भी हो सकता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कम में मिल जाए, ठीक है। बहुत सारा हेल्थ इंश्योरेंस है जो 1,500 रुपये में पूरा फैमिली को कवर करता है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए जो भी है। तो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ से आपका 500 अगर सेव हो जा रहा है तो सेविंग अकाउंट में पड़े रहने दीजिए या फिर आरडी बढ़ा दीजिए, वो आप अकॉर्डिंगली वहां पर अमाउंट देख सकते हैं। रिटायरमेंट फंड जो आपका एनपीएस और पीपीएफ है, वहां पे हम लोगों ने 8,000 रुपीज यहाँ रखा है। अब अगर आप एनपीएस और पीपीएफ दोनों अकाउंट रखे हुए हैं तो आप अकॉर्डिंगली एनपीएस में हो सकता है 5,000 रुपये रखते हो,
पीपीएफ में 3000 रुपये डाल दीजिए। अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने अमाउंट दिया है वो आपको समझाने के लिए है। कितना करना है एनपीएस में, कितना करना है पीपीएफ में, ये अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं अपने सैलरी के हिसाब से। एडिशनल फंड में सुकन्या समृद्धि अकाउंट, अगर आपके पास गर्ल चाइल्ड है, बेटी है आपकी, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट जरूर खुलवाइए उनके नाम से। 2000 रुपये यहाँ भी आप पर मंथ दे सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। मे भी हो सकता है कि वहाँ पे आपके पास गर्ल चाइल्ड अभी नहीं है, तो वहाँ पे आप 2000 रुपये ऊपर किसी भी एक में, जैसे आरडी में आप रखिए, बढ़ा दीजिए, या फिर अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एसआईपी ले सकते हैं 2000 रुपये का, या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी हैं बहुत सारे। तो हम लोग चूंकि रिस्क बेस्ड है इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको नॉलेज है शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पर आप 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से साल का 12,000 आप शेयर मार्केट में, या फिर एसआईपी कर सकते हैं पर मंथ 1000 का अकॉर्डिंगली। या आपको लगता है नहीं हमको रिस्क नहीं लेना है थोड़ा भी, तो हम लोग सुकन्या समृद्धि आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी रिटर्न अच्छा खासा परसेंटेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो अगर आपके पास गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट बहुत जरूरी है, खुलवाइए उनके लिए और वहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी कमेंट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 या फिर हमारे मेल आईडी learnwithvipul@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं।